डियर स्टूडेंट्स, आज हिंदू के पेपर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है एक एक करके। और इससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इसका जो पीडीएफ आपका है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग आपका है और दोनों आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वेदांगा इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आपका है प्राइम मिनिस्टर टेक्स नोट्स ऑफ जेएनजे एंजाइटीज वार्न्स अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल नक्सल्स। तो प्रधानमंत्री ने जेएनजे की जो आपकी चुनौतियां हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में आपका बात किया है और जो आपके दिमागी नक्सल हैं उनको एक तरह से चेतावनी दी है। इसी टॉपिक को लेके जो आपके प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात कही है उसको लेके विपक्ष ने बड़ी आलोचना की है इन बातों को लेके। फिर तीसरा टॉपिक आपका है सीएजी ऑडिट किया है ग्रीन इंडिया मिशन में, जिसमें बहुत सारी खामियां पाया है, उसको डिस्कस किया जाएगा। फिर चौथा आपका सीएजी ने ऑडिट किया है रेलवे के बेसिक एमेनिटीज से रिलेटेड, और वो बता रहा है कि 89% जो आपके रेलवे स्टेशन हैं उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है। फिर जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, इसमें गवर्नमेंट आपके चार्जेस लगाने की बात कर रही है, उसके चलते कैश का जो उपयोग है वो बढ़ेगा और क्या क्या इसमें और बातें हैं उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। फिर एक टॉपिक आपका और है, उसमें रिपोर्ट में आया है कि जो 5 सबसे बड़ी हमारी जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो लगभग लगभग 60% इनकम आपके भारत में जनरेट करती हैं और उसका 60% इनकम उनको जाता है। फिर एक और टॉपिक आपका है जो हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें जनरली हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का जो लॉन्च व्हीकल है और जो हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो सबसे चीपेस्ट है पूरे विश्व में। लेकिन जो रिसर्च आ रहा है वो उसको जस्ट उल्टा आपका दिखा रहा है कि इंडिया का जो पर यूनिट स्पेस लॉन्च कॉस्ट है ये विश्व के सबसे महंगे आपके देशों में इसको ले आके खड़ा कर देता है, उसको देखेंगे। फिर आपका क्यों केंद्र सरकार जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का उसके अंदर क्रीमी लेयर के आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, उसका क्यों विरोध कर रहा है और क्या उसकी दिशा है, क्या उन बारों में वो सोच रहा है, तो वो आपका देखा जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक आपका है, प्रधानमंत्री ने जो जैन जी की एंजाइटीज है उनके बारे में क्या कहा है वो एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को जो भाषण दिया है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि लगभग लगभग 1 करोड़ जो आपके इन भारत के युवा हैं उनको एआई स्किल्स में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल में उनको आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कहा है कि 5 से 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि जो टैलेंट हंट है उनको आपके समझने का, उनको अर्ली एज में पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 2036 में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उनके लिए उनको तैयार किया जा सके। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि 2036 के ओलंपिक का अभी जगह फिक्स नहीं हुआ है और इंडिया इसका बड़ा दावेदार आपका उभर के सामने आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि डिजिटल इंटरफेस के थ्रू इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं उनको फ्री करने का प्रयास किया जाएगा और हमारे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके चलते हम ऑनलाइन जो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए फ्री कोचिंग अवेलेबल कराएंगे। फिर आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे एड्रेस एक्नॉलेज्ड यूथ कंसर्न अराउंड एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड एआई। तो मिशन मोड एआई स्किलिंग प्रोग्राम आपका लॉन्च किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ युवाओं को आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बात आपका है। इसी में इन्होंने आपका ये भी कहा है कि जो दिमागी नक्सल्स हैं, इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल नक्सल्स हैं, उनके खिलाफ चेतावनी आपकी दी है कि ये हम लोग तो हथियारबंद नक्सलियों से लड़ लेंगे, उनको हरा देंगे और उनको लगभग लगभग हरा भी दिए हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड नक्सलिज्म है उसको आपका
एक तरह से उससे लोग सतर्क रहें, क्योंकि उनको बंदूकों से नहीं हराया जा सकता, उनको कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को खंडन करके ही हराया जा सकता है। तो लोग इससे स्वतंत्र आपके रहें। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ये पहला इंडिपेंडेंस डे है जिसमें वंदे मातरम को पहले गाया गया है जनगण मन के। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। अभी इस बात पे थोड़ा और डिस्कस किया जाएगा दिमागी नक्सल्स को लेके, जो अगला टॉपिक आपका है। फिर इन्होंने एक और बात कहा है कि 7 आपके स्तंभ हैं सप्तधारा, जिसके चलते हम अपने देश में जो विविध चुनौतियां हैं उनको एक तरह से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने सप्तधारा को कहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पावर इंडस्ट्री है इस पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि जो हम गुणवत्ता बनाएं उसमें बहुत कम कमी हो, जीरो डिफेक्ट क्वालिटी आपका हो। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनाने का प्रयास किया जाए। फिर 7 धाराओं में दूसरा आपका है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, आप देख सकते हैं, जिसमें पारंपरिक खाद्य है, हमारा मिलेट है, स्पाइसेज है, इन पे आपका लोकल लेवल पे फोकस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको आपके एक्सपोर्ट किया जाए। फिर तकनीकी और नवाचार पे आपका ध्यान रहे, जिसमें हम एआई जैसे फील्ड में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, 6G के डिप्लॉयमेंट में आपका फोकस करें। फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आप लोग को मालूम है, जिसमें हम हाई स्पीड रेल, फिर आपके मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, लोअर कॉस्ट लॉजिस्टिक्स को डेवलप करने की बात करेंगे। फिर डिफेंस एक मेजर आपका सेक्टर उभर के सामने आया है, डिफेंस शक्ति, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे भारत का एक्सपोर्ट अब आपका बढ़ते जा रहा है। फिर अगला जो आपका होगा ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस किया जाए। ब्लू इकोनॉमी का मतलब ओशियन की जो रिसोर्सेज हैं, कोस्टल बेड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए। तो जो समुद्र के अंदर संसाधन है उनका भी उपयोग आपका किया जाए। फिर भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जिसमें योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, आपके टूरिज्म हो गया, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान केंद्रित किया जाए। तो ये 7 आपके क्षेत्र हैं जिससे हम अपने देश को 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री में भेजने का प्रयास करेंगे। उसी के लिए 7 पिलर्स या सप्तधारा पे आपके प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। एक बात और इसमें आपको जानना है कि भारत आपके 2000 एक तरह से देखिएगा 36 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें प्रबल दावेदार है, और अहमदाबाद को पिच किया जा रहा है कि अहमदाबाद में पूरा ओलंपिक गेम्स आपका करवाया जाए। तो अगला आप देख सकते हैं, जिसमें आपका मेजर इसमें जो सवाल बन रहा है वो एक बार देख लीजिए। विथ रेफरेंस टू जेन जी आउटरीच मेजर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एआई जेन जी से संपर्क उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एआई स्किलिंग प्रोग्राम टारगेट मोर देन 1 करोड़ यूथ। एआई कौशल कार्यक्रम का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक युवा हैं। डीपीआई इज प्रपोज फॉर फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के लिए जो डाटा इंटरफेस है उसको बढ़ाने का बात किया गया है। स्पोर्ट टैलेंट हंट कवर चिल्ड्रन एज बिटवीन 15 to 25 ईयर्स। खेल प्रतिभा के खोजने के लिए 15 से 25 वर्षों के बच्चों के लिए आपका किया गया। तो इसमें देखिएगा पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है। ये 15 से 25 नहीं, ये 5 से 15 वर्ष की आयु के लिए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखिएगा तो दिमागी नक्सल्स की जो आपके प्रधानमंत्री का टिप्पणी रहा है, इसको लेके बड़ा विवाद आपका हुआ है, और जो विपक्ष है ये कह रहा है कि ये जो आपके दिमागी नक्सल्स की बात आपके कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये एक तरह से सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना नहीं मानी जा सकती। सरकार की आलोचना करना बहुत आवश्यक है, प्रजातंत्र की नींव का आपका मूल है। अगर आप सरकार की आलोचना नहीं कर पाएंगे तो प्रजातंत्र आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आपके अपने इस एड्रेस में क्या कहे हैं कि हम हथियारबंद नक्सलियों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो बौद्धिक नक्सल हैं, इंटेलेक्चुअल नक्सल्स हैं, उनसे नहीं लड़ सकते। विपक्ष इसी बात को काट रहा है
कि आपकी सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही है। वी आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड यू आर डिक्लेयरिंग अस एज एंटी नेशनल। ये एक तरह से जो डिसेंट है, जो हमारा शांतिपूर्व विरोध है, उसको आप लांछन लगा रहे हैं, और जो आपके आलोचक हैं उनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं इस तरह के प्रयासों से। उनका कहना है कि जो हमारी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक जो विरोध करने की बात है, जो हमारे इस विरोध से हम आपके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, प्रजातंत्री संगठनों को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं, तो आपके इस वक्तव्य से कहीं ना कहीं आप एक तरह से जो आपकी सरकार की आलोचना उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब पहले तो आप अर्बन नक्सल्स बोलते थे, अब आप इसको दिमागी नक्सल्स, इंटेलेक्चुअल नक्सल्स को बोलना शुरू कर दिए हैं। और ये भारत के लिए ठीक नहीं है कि आप जो भी आपकी आलोचना करें उसको आप नक्सली डिक्लेयर कर दें या उनको आप आतंकी डिक्लेयर कर दें। ये आपका विवाद हुआ है। इसी बात को लेके अगर आप देखिएगा तो क्लैरिफिकेशन आया है आपके मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने आपका क्लैरिफिकेशन दिया है कि दिमागी नक्सल्स का मतलब हमारा क्या है। दिमागी नक्सल्स का मतलब है कि ऐसे लोग जो माओइस्ट को आपके सपोर्ट करते हैं और भारत के संविधान को पूरी तरह से खारिज करते हैं, ऐसे लोग जो भारत से अलगाववाद को महत्व देते हैं, उनके शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि 370 को वापस लेके आया जाए, ऐसे लोग जो आपके चिकन स्नेक को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसके चलते पूरा का पूरा हम नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ पाता है रेस्ट ऑफ इंडिया से, उसको अलग तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को हम नक्सल मानते हैं। लेकिन क्लैरिफिकेशन आपके जो दिया गया उसके बावजूद जो विपक्ष है वो लगातार ऐसे वक्तव्यों की आलोचना कर रहा है। और इस तरह के वक्तव्यों में जब तक आपके पास पूरी तरह से इसका खाका नहीं तैयार हो, ये भारत के नागरिकों के बीच में एक संशय ही पैदा करेगा और ये कहीं ना कहीं राजनीति का स्वरूप आपका लेगा ही लेगा। तो ये बात आप देख सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस फॉर डिबेट ऑफ दिमागी नक्सल्स? दिमागी नक्सल बहस को देखने के सबसे उपयुक्त संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, निवारक निरोध, फिजिकल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद, चुनावी सुधार। आंसर आप देखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस, जिससे कि आप दिमागी नक्सल्स को समझ सकते हैं। चलिए तीसरा जो टॉपिक है उसको अब देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ग्रीन इंडिया मिशन, सीएजी ने ऑडिट किया है और सीएजी ने 2 जगहों का ऑडिट किया, एक तो आपके इस स्कीम का ग्रीन इंडिया मिशन का और एक रेलवे का, और दोनों में बहुत ज़्यादा खामियां इसने निकाला है। अब ऐसी बातों को विपक्ष को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इसको मुद्दा बनाना चाहिए और सरकार को इसके आपकी बातों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे स्कीम्स आपके फेल होते हैं तो इसमें बहुत सारे धन का भी दुरुपयोग होता है, बहुत सारे वादों का भी दुरुपयोग होता है। और सीएजी जो आपका अगर ये गैप्स को हाईलाइट कर रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ समस्याएं आपकी बड़ी होंगी। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं क्या आपका बोला जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में उसने 16 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का लेखा परीक्षण किया है। उसके अंतर्गत उसने देखा है कि 91% जो ये आपका मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, इसका ऑडिट आपका किया है। लगभग आपके 10 सालों के लिए ऑडिट हुआ है और उस 10 सालों में जो ऑडिट हुआ है उसमें वो कई तरह की खामियां आपके देख रहा है। तो वो क्या देखा है कि जो हमारे टारगेट्स थे, फॉरेस्ट कवर परफॉर्मेंस के जो टारगेट्स थे, इसका आंकड़ा मिलियन हेक्टेयर्स में आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका क्वालिटी टारगेट है 1.4 मिलियन हेक्टेयर, हम जो आपके पेड़ पौधे थे उनको और ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो क्वालिटी टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। हम केवल 0.11384 ही कवर कर पाए हैं। इसका मतलब जो फॉरेस्ट क्वालिटी टारगेट था उसमें 91.87% की कमी आपकी रह गई है। फिर हमारा दूसरा टारगेट था कि 1.4 क्षेत्रों पे, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पे
हम पेड़ों को लगाएंगे, नए पेड़ वहाँ पे उगाएंगे, तो उसमें जो हम टारगेट कवर कर पाए हैं वो 0.03409 ही आपका है। मतलब 97.757% फॉरेस्ट कवर के टारगेट को हम नहीं आपका अचीव कर पाए हैं। ये भी आप देखने को मिलेगा। फिर जो हमारा एक तरह से एनडीसी का टारगेट रहा है वो 2.5 to 3 बिलियन टन आपके कार्बन डाइऑक्साइड को आपके सिंक करने का प्रयास किया गया है। अब ये जो कहा जा रहा है कि ये गैप क्यों आया है, क्योंकि लगातार आपका वो सीएजी बता रहा है कि कन्वर्जेंस नहीं है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। जो धन दिया जा रहा है उसका अभाव है, जो धन दिया जा रहा है वो भी ठीक से खर्चा नहीं हो रहा है, नियोजन की कमी है, निगरानी की कमी है। जो आपके कैंपा, जो आपके एक तरह से कहा जाएगा कि कंजर्वेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, मनरेगा की जो स्कीम है, नगर वन स्कूल नर्सरी स्कीम्स हैं, सब आपके अलग थलग काम कर रही हैं, आपस में इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो ये जो टॉपिक आपका है, ये जनरली जब आप जनरल स्टडीज के पेपर 2 गवर्नेंस के आंसर्स लिखते हैं वहाँ पे ऐसे बातों का उपयोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में अगर आपके जीएस पेपर 3 में ऐसा कोई टॉपिक आता है उस पर आप लिख सकते हैं। और वैसे सीएजी का ही केवल क्वेश्चन आ जाए तो भी आप करंट अफेयर्स में जोड़ के इसको लिख सकते हैं। जैसे रिसेंटली सीएजी हैज ऑडिटेड द ग्रीन इंडिया मिशन एंड हैज सॉर्टेड एंड हाईलाइटेड द शॉर्ट कमिंग्स इन दिस प्रोग्राम। आप ऐसे करके इन बातों को समझा सकते हैं। तो देखिए, ग्रीन इंडिया मिशन आपके 8 मिशनों में से एक मिशन है जो इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को अपना के आपका इस 8 मिशंस को अपनाया, उसमें से एक मिशन आप ये देख सकते हैं। इसका मेजर एम आपका क्या रहा है? मेजर एम रहा है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जल संरक्षण, कार्बन जो आपके हैं इनको एक तरह से सिक्वेस्टेरियन आपके करने की प्रयास किया जाए, इनको आपकी जमा करने का प्रयास किया जाए, इनको कम करने का प्रयास किया जाए एक तरह से, और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को बढ़ाने का प्रयास आपका किया जाएगा। तो ये सारा बात आप देख सकते हैं। अब इस मिशन के अंदर क्या रहा है? इस मिशन के अंदर जो आप देखिएगा वो क्या मेजर एम रहा है? मेजर एम रहा है कि हम 5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं और जो पेड़ों की गुणवत्ता है इसमें भी 5 मिलियन हेक्टेयर की जो पेड़ आपके लगे हुए हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास आपका किया जाए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करने का प्रयास किया जाएगा। हम पेड़ों को, उनकी घनत्व को, अच्छे पेड़ों को लगाने का और नए क्षेत्रों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो कोर आपके मिशन रहा है इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उनके अंदर 8 मिशंस रहा है, जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये आप देखिएगा कि यही ग्रीन इंडिया मिशन में अगर आप देखिएगा कि कार्बन सिंक्स को डेवलप करने का प्रयास आपका किया जाएगा इसमें, और इसी के अंदर आप देखिएगा कि 5 मिलियन हेक्टेयर्स नए पेड़ पौधे की ज़मीनों से भरा जाएगा और 5 मिलियन हेक्टेयर्स पेड़ पौधों को जहाँ पे ऑलरेडी हैं उनके वन को सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पूरा सिस्टम रहा है वो पेरिस एग्रीमेंट का भी पार्ट आपका रहा है। पेरिस एग्रीमेंट जो आप देखते हैं ये एक तरह से आपके पेरिस एग्रीमेंट में क्या आपका रहा है कि लीगली बाइंडिंग आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज का, जो कि 196 देशों के द्वारा अपनाया गया है COP21 में, पेरिस में दिसंबर 12, 2015 के अंतर्गत। और ये आपके काम करना शुरू किया है नवंबर 4, 2016 से। इसके अंदर कई तरह के गोल्स आपके निर्धारित किए गए हैं, जैसे टेम्परेचर लिमिट आपका बताया गया कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, विश्व का जो वैश्विक टेम्परेचर है वो 2 सेंटीग्रेड से कम रखा जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के। और आपके
जो इंक्रीज है आपके ग्लोबल टेम्परेचर का उसको 1.5 से आपका कम किया जाए। हालांकि सब टारगेट्स आपके टूटते जा रहे हैं और कोई अचीव आपका नहीं हो रहा है। फिर इसी के अंदर आपका एनडीसी भी रहा है। देशों को कहा गया है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे खुद निर्धारित करिए कि आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसी में आप देखिएगा कि भारत ने भी आपके एनडीसीज को अपनाया है, जिसके अंतर्गत वो हर 5 साल पे इसको रिव्यू कर रहा है और अपने टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से किसी भी मामले में अचीव आपके नहीं हो रहा है। तो ये बात आप देख रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपका सीएजी ने हाईलाइट किया है कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके रिपोर्ट क्या कह रहा है कि जो हमारे प्रोग्राम्स है कैंपा, जैसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी या मनरेगा वाला जो स्कीम है, वो भी ठीक से आपका काम नहीं किया है। सब अलग अलग आपके काम कर रहे हैं। नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, सब अकेले अकेले आपके काम कर रहे हैं, कोई समन्वय इनके बीच में नहीं है। ये भी आपका कह रहा है कि जितना धन चाहिए उतना धन आपका नहीं मिल रहा है। The audited noted that the mission failed to secure 10,600 crore in proposed funding support against 2,000 crore approved by Cabinet Committee on Economic Affairs for initial 4 years, along with 400 crore from the 13th Finance Commission grant towards states year. Only 11,491.4 crore was released. तो ये आप एक तरह से जो बातें इसमें बताई जा रही हैं इनका उपयोग कर सकते हैं जब आप सीएजी से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं, या आप इसी ग्रीन इंडिया मिशन से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं, या आप एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के फेलियर में आप जब एग्जाम्पल साइट करते हैं, जैसे कुछ ऑप्शनल्स हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने का प्रयास करते हैं। Consider the following statement. CAG audited 16 states UT. Forest quality improvement shortfall was 91.87. Forest cover increase shortfall was 97.57. ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। सीएजी ने 16 राज्यों का ऑडिट किया है और संघ शासित प्रदेशों का मिला के फॉरेस्ट क्वालिटी की जो गुणवत्ता थी उसमें लगभग 91.87% की कमी थी, और फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज करना था वो इंक्रीज ही नहीं किया, 97.57 की कमी आपकी रही है। फिर अगला आप जो टॉपिक देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज का ऑडिट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 512 स्टेशंस को ऑडिट किया गया है। 458 स्टेशंस डेफिसिट आपके रहे हैं, जिसमें जो सामान्य आपकी कमियां रही हैं, पंखुक में 42%, वाटर कूलर्स 40% जगहों पे नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर 27% जगहों पे नहीं था, यूरिनल्स 22% जगहों पे नहीं था, और बैठने की जगह 15% आपके जगहों पे नहीं था। तो 89% जो आपके रेलवे स्टेशन रहे हैं वो एक या एक से ज़्यादा कमी से आपके ग्रसित रहे हैं। 54 स्टेशन में कोई कमी आपके नहीं आई है। 1300 स्टेशन जो आपके रहे हैं उनका एक तरह से आप देखिएगा कि अमृत भारत के अंदर इनको रखा गया है। तो लगातार इसमें कमियां रही हैं, जैसे टॉयलेट्स की कमी है, रैम्प्स नहीं बने हैं, टेक्टाइल पाथवे नहीं है, लिफ्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो ये आपका एक तरह से इसमें कमियां बताई गई हैं। ये भी जब आप सीएजी के आंसर्स लिख रहे हैं या रेलवे से रिलेटेड कोई बातें लिख रहे हैं तो इसमें ये बातें आप बता सकते हैं सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को लेके। अब देखिए इसमें क्या, रेफरेंस टू सीएजी ऑडिट ऑन रेलवे पैसेंजर एमेनिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 512 stations were audited and 458 has one or more deficiency. 458 were audited and 512 were deficient. 1300 were audited and 458 were deficient. Only accessibility was audited. तो आंसर है 512 स्टेशन को ऑडिट किया गया था, 458 में एक या एक से ज़्यादा कमी थी। देखिए इस तरह के सवाल यूपीएससी में तो नहीं आएंगे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस बने, लेकिन बस ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। और ये जनरली आपके जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होते हैं तो ये केवल एग्जाम्पल साइट करने में काम आते हैं और कोई इसका बहुत उपयोगिता आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यूपीआई एमडीआर एंड रिटर्न ऑफ कैश। इसमें अभी आपका क्या देखने को मिल रहा है कि कैश धीरे धीरे लोगों के पास बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं।
2023-24 में 4% कैश था, 2024-25 में 6.5% हुआ, 25-26 में 12% और 26-27 में 13%। अभी तो ये चल ही रहा है, तो अभी इसका पूरा आंकड़ा आपके पास नहीं मिलेगा, अभी 4 महीने और बच रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रोथ आपके 2025-26 में 20.30% था, 2026-27 में घट के 18.7% हो रहा है। धीरे धीरे कम होते जा रहा है। गवर्नमेंट का एक प्रपोजल आया है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हम टैक्सेशन अदर लॉज अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को टैक्स करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है कि हम बड़े स्तर पे, जो बहुत बड़े मर्चेंट आपके हैं, जो बहुत बड़े स्तर पे लेन देन कर रहे हैं, उसको हम टैक्स करेंगे, सामान्य लोगों को टैक्स नहीं करेंगे। अपोजिशन का कहना है कि अगर आप कुछ भी करिएगा तो ये जो बर्डन है वो अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर पास होगा, और जो आप टैक्स करिएगा बड़े मर्चेंट्स को, वो अपनी जो आपके टैक्सेज हैं वो पब्लिक से वसूलना शुरू कर देंगे, पब्लिक को पास ऑन कर देंगे, तो इससे फ़ायदा आपका नहीं होगा। तो ये आपका यूपीआई, रुपये डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन अभी फ्री हैं, लेकिन मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपका अलाउ किया जाएगा, जिसके वजह से ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स पे चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैश विद द पब्लिक ग्रू बाय 12% इन 2025-26, यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू ग्रोथ वाज 20.3% इन 25-26, एमडीआर डिबेट कंसर्न्स मर्चेंट कॉस्ट एंड डिजिटल पेमेंट एडॉप्टेशंस। तो अगर ये देखिएगा तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। 12% आपके कैश विद पब्लिक इंक्रीज हो रहा है, हर साल ये बढ़ते जा रहा है, और यूपीआई ट्रांजेक्शन्स 2025-26 में 20.3 आपका रहा है, 26-27 में अभी आंकड़ा पूरा आया नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो आपका है वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू है, जो कह रहा है कि फैमिली बिजनेस कंसंट्रेशन इन कॉर्पोरेट इंडिया लगातार आपका बढ़ते जा रहा है, और ये रेवेन्यू भी इनके बढ़ते जा रही है। तो 60% रेवेन्यू कंट्रोल किया जा रहा है टॉप फैमिली ग्रुप्स, बिजनेस फैमिली ग्रुप्स के द्वारा। 2001 से 2020 के बीच में 20 साल आपका ये अध्ययन हुआ है। इस अध्ययन में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू स्टडी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 60% रेवेन्यू 20 साल से टॉप 5 फैमिलीज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। उसमें रिलायंस नंबर 1, अदानी, बिरला, ओम प्रकाश जिंदल और टाटा आप देख सकते हैं। ये भी बता रहा है कि 15% से ज़्यादा जीडीपी टॉप 25 फैमिली ग्रुप्स, बिजनेस फैमिली ग्रुप्स के द्वारा आपका दिखाया जाता है। फिर ये भी आप देख रहे हैं कि स्टडी ये भी कह रहा है कि मार्केट कंसंट्रेशन कम हुआ है, लिबरलाइजेशन और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो बिग फैमिली आपके बिजनेस फैमिली ग्रुप्स हैं, ये लगातार आपके देश में डोमिनेट कर रहे हैं पूरे मार्केट को। तो ये बात आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू साइटेड स्टडी टॉप 5 फैमिली बिजनेस ग्रुप्स कंट्रोल अप्रॉक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ बिजनेस रेवेन्यू। तो ये 60% से ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू को कंट्रोल आपका कर रहे हैं, ये बात आपका सामने आया है। फिर अगला आप बात देख सकते हैं, इसमें अगला जो टॉपिक आपका है इंडियन स्पेस लॉन्च इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक्स आप देखिएगा तो ये देखिएगा कि भारत क्योंकि आपके छोटे रॉकेट्स का उपयोग करता है, द हाई यूनिट कॉस्ट पार्टली टू स्मॉल रॉकेट्स, फिक्स्ड लॉन्च कॉस्ट आर स्प्रेड अक्रॉस रिलेटिवली लिटिल पेलोड। तो यहाँ पे छोटे छोटे पेलोड यूज कर रहे हैं और स्मॉल रॉकेट्स यूज कर रहे हैं, इसके वजह से हमारा कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि भारत सबसे इफ़िशियंट आपका है स्पेस लॉन्च में, उसके बावजूद ये बात समझ में नहीं आ रही, सही नहीं लग रही है। मतलब ये बात आपके इस डाटा के अनुसार ये सिद्ध कर रहा है कि जो आपका भारत में लॉन्च कॉस्ट है वो विश्व के सबसे महंगे लॉन्च कॉस्ट में से एक है। इसीलिए भारत के कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग अमेरिका के स्पेस स्टेशंस का उपयोग कर रहे हैं, अमेरिका के लॉन्च व्हीकल्स का उपयोग करें। स्पेसिफिकली इलोन मस्क का स्पेस एक्स का कई प्राइवेट सेक्टर्स यूज करने के प्रयास में हैं। तो भारत में एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लो अर्थ ऑर्बिट पे आपका अगर सैटेलाइट भेजना है पर केजी पर यूएसडी पर केजी अगर आप देखेगा तो 13,302 है, यूरोप में 9,897 है, रसिया में 6,682 है, और चाइना में 5,809 है, जापान में 5,287 है।
और सबसे सस्ता पूरे विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3225 है। अभी डाटा आपके किसी मतलब का बहुत ज़्यादा नहीं है इतना, लेकिन ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो आपके पर आपके यूएसडी पर केजी जो आपका लॉन्च का यूनिट कॉस्ट है वो विश्व में सबसे महंगे में से आता है और अमेरिका का सबसे सस्ते में से एक आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, स्पेसिफिकली जो इलोन मस्क का स्पेस एक्स है उसके द्वारा कई सारे आपके रॉकेट्स को लॉन्च करने का, कई सारे आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें भारत के भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स आपके हैं। तो ये बात आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू साइटेड 2025 एस्टिमेट व्हाट वाज इंडियाज अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 kg इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये लगभग 13,302 पर केजी आपका है। अभी जो आपका ये टॉपिक है क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है। देवेंद्र सिंह जजमेंट आपका है जिसमें 7 जज बेंच ने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में विविधताएं हैं, हेक्टोजिनिटी है, उसके चलते कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो उसमें भी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अत्यंत पिछड़े हैं उनको इंगित किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, और जो लोग ऑलरेडी वेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पार्ट हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका उनको बाहर निकाला जाए। जैसे बात आप देख सकते हैं कि ऐसा आपका लागू होता है ओबीसी के रिजर्वेशन में। ओबीसी में अगर आप देखिएगा तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, और उस क्रीमी लेयर में अगर आप बात करिएगा तो ये जो मलाईदार परत का सिद्धांत है ये लागू होता है उन लोगों के लिए जैसे जो आपके क्लास 1 के अधिकारी हैं या क्लास 2 के अधिकारी हैं, या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप कर्नल के रैंक पे हैं आर्मी में, या इसके समकक्ष आप किसी और सैन्य सेवाओं में आप हैं, या कोई आप प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई वृत्ति कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका है, लेकिन इसमें एक और शर्त है कि इसके साथ साथ आपकी जो आमदनी होनी चाहिए वो सालाना आपके 8 लाख रुपए होनी चाहिए। तो 8 लाख से कम अगर आपकी आमदनी होगी तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ओबीसी के अंतर्गत, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका यहाँ पे बात कहा जा रहा है वो देवेंद्र सिंह जजमेंट में सब कैटेगराइजेशन की बात कही जा रही है, लेकिन सेंटर कह रहा है कि ये केवल और केवल संसद का अधिकार है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट हमें दिशा निर्देश नहीं दे सकता। हम इसमें तभी काम करेंगे जब संसद इसके संदर्भ में कोई अधिनियम आपका बनाएगा। तो यहाँ पे दोनों बात हो सकता है, सब कैटेगराइजेशन हो सकता है या क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगाया जा सकता है। सब कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अंतर्गत जो अत्यंत पिछड़े हैं उनको कुछ और अतिरिक्त आपके उसी आरक्षण के अंतर्गत लाभ दिया जाए, उनके लिए ज़्यादा आपके प्रतिशत में नौकरियां आवंटित कर दी जाए। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो ऑलरेडी एडवांस्ड सेक्शंस ऑफ द उस सोसाइटी के पार्ट के लोग हैं या उस कैटेगरी के पार्ट के लोग हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए आरक्षण के लाभ से। तो ये बात आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है कि पार्लियामेंट इस पे डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्शन नहीं दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देख सकते हैं। विच करेक्टली डिस्टिंग्विश सब कैटेगराइजेशन फ्रॉम क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन। देखिए ऐसा सवाल आपके यूपीएससी में बन सकता है। उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर बहिष्करण में सही अंतर कौन सा है? बोथ आर सेम कंसेप्ट, दोनों एक ही बातें आपकी हैं। सब कैटेगराइजेशन डिवाइड्स एग्जिस्टिंग कोटा इंटरनली, क्रीमी लेयर एक्सक्लूड्स रिलेटिवली एडवांस इंडिविजुअल्स। उपवर्गीकरण मौजूदा कोटे को आंतरिक रूप से बांटता है, क्रीमी लेयर अपेक्षाकृत उन्नत व्यक्तियों को बाहर करती है। क्रीमी लेयर डिवाइड्स स्टेट, क्रीमी लेयर राज्यों को बांटती है। सब कैटेगराइजेशन अप्लाइज ओनली टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उपवर्गीकरण केवल आर्थिक मानदंड पर लागू होता है। बेस्ट आपका ऑप्शन है सब कैटेगराइजेशन डिवाइड्स एग्जिस्टिंग कोटा इंटरनली,
क्रीमी लेयर क्या करता है, जो उसके उन्नत व्यक्ति होते हैं उस आपके समाज के, उनको बाहर करने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर बी आपका होगा। तो ये हमने देखा। तो ये सारा पॉइंट आपका है। जैसे अभी ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ग्रीन इंडिया मिशन पढ़े हैं, जिसमें आप देखे हैं कि सीएजी साइट कर रहा है कि क्या इसके अंदर चुनौतियां हैं, ये क्यों विफल हो रहा है, क्यों फॉरेस्ट कवर आपका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे पॉलिसीज सिलोज में अकेले अकेले काम कर रहे हैं, कोई समन्वय उनमें नहीं है। रेल पैसेंजर एमिनिटीज़ को लेके भी सीएजी बहुत क्रिटिकल है, बोल रहा है कि लगभग आपके 80% प्लस जो आपके रेलवे स्टेशन हैं उसमें सुविधाओं का आपके अभाव है, एक या एक से ज़्यादा सुविधाओं का अभाव है। फिर आपका गवर्नमेंट कह रहा है कि यूपीआई पे हम टैक्स लगाएंगे, तो इससे कैश बढ़ेगा, नकदी की संभावनाएं बढ़ेंगी। फैमिली बिजनेस कंसल्टेशन आप देख रहे हैं कि 60% भारत की जो रेवेन्यू है वो 5 जो बड़े आपके व्यापारी घराने हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। स्पेस लॉन्च इकोनॉमीज में भारत जब लो अर्थ ऑर्बिट में आपका कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ये विश्व के सबसे महंगे आपके लॉन्च एक तरह से होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उपवर्गीकरण करिए, सब कैटेगराइजेशन करिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लगाइए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। और एक और टॉपिक आपने देखा है जो प्रधानमंत्री ने आपके एक तरह से घोषणाएं की हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ और आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।